मित्रों, यूपीएससी 2025 की जो प्रारंभिक परीक्षा मई में प्रस्तावित है, उसी के संदर्भ में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का समय समय पर अवलोकन कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में आए हुए हैं और कहाँ से प्रश्न डायरेक्ट आ सकते हैं। अभी जो 2024 का जो अंतिम परिणाम जारी हुआ है, उसको देखने के उपरांत ये लगता है कि परीक्षा में जो साक्षात्कार या अंतिम रूप से जो सफल हुए लोग हैं, कैंडिडेट हैं, उनके अनुसार कुछ एक जनरल क्राइटेरिया जो जनरेट हुआ है वो यही हुआ है। अधिकांश लोगों ने इस तथ्य पर फोकस किया है कि जो अध्ययन हमारा बहुत संकेंद्रित होना चाहिए। उसी के क्रम में हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था में कौन कौन से वे एरिया हैं जहाँ से प्रश्न आने की संभावना अधिक बनी रहती है और कमोवेश अधिक प्रश्न आए भी हैं। इसी में हम लोग अपना अनुमान लगा रहे थे, अपने अनुभव के आधार पे ये अनुमान लगा रहे थे कि अनुसूचियों से जो है प्रश्न शेड्यूल्स जो हैं 12 शेड्यूल्स हैं, उसमें जो कल 2 शेड्यूल्स हमने देखा और 2 शेड्यूल्स आज मैंने चिन्हित किया है। यहाँ से मेरे दौरान भी बहुत सारे प्रश्न आए थे और उसके बाद भी मैंने देखा है बहुत बार प्रश्न आए हुए हैं, कभी फैक्चुअल, कभी इसको 1 2 3 करके, कभी AR सही कथ्य स्टेटमेंट करेक्ट और इनकरेक्ट के संदर्भ में। इस तरीके से तो आप 11वीं अनुसूची को देखें, उसके बाद 12वीं अनुसूची, इसी के बाद 2 है 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल। तो पहला ये इनकॉर्पोरेटेड है, जोड़ी गई है किस भारतीय संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये प्रश्न हो गया। दूसरा हो गया 11वीं अनुसूची का संबंध किस अनुच्छेद से है, ये भी आ सकता है प्रश्न। तीसरा प्रश्न ये हो गया कि 12वीं अनुसूची का संबंध किस अनुच्छेद से है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची किससे जुड़ी हुई है, नगरीय, ग्रामीण या दोनों, या इस तरीके से कर देंगे। इनके जो 29 सब्जेक्ट हैं हमारे, इनमें पीडीएस भी है, इस तरीके से इंडिविजुअल कर देगा। अब ये बहुत टफ क्वेश्चन हो जाता है कि आप अगर 29 नहीं याद है तो आप गलत हो जाएगा, लेकिन इसमें जो सरल है, जैसे फैमिली वेलफेयर, पीडीएस, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एरिया, कम्युनिटी एसेट्स, इस तरीके से आपको जनरल याद होने चाहिए। इसी तरीके से 12th शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट हैं हमारे, 18 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें कि वधशालाओं और जो स्लाटर हाउस और टेंट्रीज हैं, इसका रेगुलेशन भी हमारा नगरीय निकाय के उसमें आता है। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। और तीसरा मैंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उठाया है इसमें, यहाँ से भी मेरे समय में प्रश्न आए थे। तो इसमें मल्टीपल कई क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, इसकी क्रोनोलॉजी पूछा गया है कई बार। सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इसकी जो है इसमें कौन सा नहीं है, ये कब जोड़ा गया, डेट कौन सी मेंशन है, 29 डे ऑफ नवंबर। तो हाँ, ये पूरा एक तरीके से आपको याद होना चाहिए समय समय पर, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो ये 2 चीज़ें मैंने अपने आप को आज एनालिसिस करने के बाद पाया कि यहाँ पे इसको शेयर करना चाहिए। यहाँ से जो प्रश्न आए हैं उनको आप देखें। तो ये 11वीं और 12वीं अनुसूची से प्रश्न, क्योंकि ये भारतीय पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय निकाय, मतलब जिला प्रशासन के अंतर्गत आता है। त्रिस्तरीय व्यवस्था में केंद्र, राज्य और जिला प्रशासन, केंद्रीय स्तर का प्रशासन, राज्य स्तर का प्रशासन और जिला स्तर का प्रशासन। जिला स्तर पर भी निर्वाचित निकाय है, ठीक है, जिसमें जिला पंचायत उच्च स्तर पर है, जिसके एक तरीके से जो निर्वाचित अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष बोलते हैं, वो होते हैं उत्तर प्रदेश में। इसी तरीके से हर राज्यों में भी व्यवस्था है। मित्रों, जब तक एक आपका कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड होगा भारतीय राज्य व्यवस्था में, तब तक आपको इसमें सफलता नहीं मिल पाएगी। ये है सारे सब टॉपिक्स एक दूसरे से इंटरलिंक, केंद्र, राज्य और जिला, तीनों का जो एक तरीके से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, ये दोनों समझ लेने के बाद इसकी इंटरलिंकिंग और भारतीय संविधान से इसके डायरेक्ट संबंध, ये दोनों आपके अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। आज मैंने इसको रखने का प्रयास किया और आने वाले समय में इससे जुड़े हुए अन्य विषय वस्तु जो है जहाँ संभावित हमको लग रहे हैं, वो मैं इसमें शेयर करूँगा और इसके संदर्भ में और अच्छे से आप लोग अपने अध्ययन को तीव्र बनाएं। धन्यवाद।